रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज आईएसएस मिशन की सफलता पर विशेष चर्चा। जन विश्वास संशोधन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल भी सूचीबद्ध। राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार। घटक दलों ने जताई खुशी। इंडी ब्लॉक के नेताओं की भी अहम बैठक आज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में डीआरजी का एक जवान शहीद, 3 घायल। नेशनल पार्क क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकली थी सुरक्षा बलों की टीम। चीन के विदेश मंत्री आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अपने समकक्ष डॉक्टर जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। भारत चीन सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर होगी बात। और कठुआ और किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। दोनों जगहों पर बादल फटने से आई थी तबाही। वहीं कल से अवरुद्ध चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के आज खुलने की संभावना। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करता है और कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करता है। इस विधेयक को पेश करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री इसे प्रवर समिति को सौंपने का भी प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समिति के सदस्य और उसके नियम तय होंगे। ये समिति संसद के अगले सत्र के पहले दिन इससे संबंधित रिपोर्ट को पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा। तो लोकसभा में आज तमाम अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। बात करें राज्यसभा की तो आज एक विधेयक भारतीय पतन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय पतन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को रेगुलेट करने, शुल्क और प्रभार लगाने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने से संबंधित प्रावधान है। साथ ही विधेयक समुद्री राज्य विकास परिषद और राज्य समुद्री बोर्ड्स को मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ ही अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। बात करें आगे खबरों में तो भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी
चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, थिरु सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इन अनुभवों ने उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। पीएम ने आगे लिखा, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए गठबंधन का घटक दल होने के नाते सीपी राधाकृष्णन को शिवसेना का पूरा समर्थन और सहयोग है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, जिनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के अब तक के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था।
2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज इंडी गठबंधन के नेताओं की भी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। संसद भवन परिसर में ये बैठक सुबह 10:15 बजे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा हो सकती है। इंडी गठबंधन पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त और गैर राजनीतिक उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर चुका है। छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने से बीजापुर डीआरजी टीम के निर्देश के दिनेश नाग शहीद हो गए हैं। ब्लास्ट में घायल 3 जवानों का इलाज जारी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और विपक्षी दलों के एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करना ठीक नहीं। चुनाव आयोग का करारा जवाब। वोट चोरी जैसे शब्दों से जनता को गुमराह करने की कोशिश। 7 दिन में हलफनामा दें या देश से मांगे माफी। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह है खड़ा। बिहार में 22 साल पहले जुलाई में हुआ था SIR। भारतीय निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के विरोध और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता द्वारा उम्मीदवार चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती तो वोट चोरी जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह
भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे के सबूत हैं तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देने होंगे, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। आयोग ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वह देश के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 नवंबर 2025 के पहले बिहार चुनाव संपन्न हो जाएंगे। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किश्तवाड़ जिले के बाढ़ प्रभावित चशोती गांव में खोज और बचाव अभियान जारी है। व्हाइट नाइट कोर के जवान बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। व्हाइट नाइट कोर की इंजीनियर ब्रिजिंग टीमों ने उपकरणों के साथ चिसौती नाला स्थल पर पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। ये पुल नागरिक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में संपर्क बहाल करेगा और निकासी में तेजी लाने में मदद करेगा। भारतीय सेना के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर किए जा रहे समन्वित प्रयासों का उद्देश्य अधिकतम लोगों की जान बचाना और जरूरतमंदों को तुरंत राहत प्रदान करना है। तो सेना ने चिसौती नाले पर फिर से पुल बनाने का काम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ की बात करें तो वहां भी राहत एवं बचाव कार्य अभियान वो जारी है। कठुआ में कल बादल फटने की 2 अलग अलग घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। 6 घायलों का एमएच अस्पताल पठानकोट, जबकि 2 घायलों का जीएमसी कठुआ में इलाज चल रहा है। इलाके में बादल फटने से इमारतों, सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक जिले में रात भर हुई भारी बारिश के चलते राजबाग के जोध घाटी गांव और जंगलोट के बागरा गांव में ये आपदा आई। लगातार हुई बारिश से इलाके के जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जम्मू संभाग में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने कल तक जम्मू संभाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। और हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल दोपहर से आवाजाही के लिए बंद है। ये मार्ग को खोलने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यह हाईवे आज दोपहर तक खुल जाएगा। इसके साथ ही मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास अवरुद्ध है, जिसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों वाहन और राहगीर फंसे हुए हैं। तो आज दोपहर तक मार्ग के खुलने की संभावना यहां पर जताई गई है ताकि राहगीरों को आसानी हो। राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी का एक बार फिर जल उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से और 58,282 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल नदी का जलस्तर 204.80 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो दिल्ली में यमुना नदी फिर उफान पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ,
अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है। जल जीवन मिशन को 6 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य था हर ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ जल सुनिश्चित कराना। 6 साल बाद ये संकल्प एक जल क्रांतिकारी में बदल गया है, जो दुनिया के लिए एक नजीर बन चुका है। जल जीवन मिशन के 6 वर्ष जल क्रांति की मिसाल हैं, जिसमें सुदूर ग्रामीण घरों तक नल से साफ जल पहुंचा है। 15 अगस्त 2019 को मिशन शुरू किया गया था। तब केवल 3.23 करोड़ यानी कि 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल से पानी नसीब था। आज यह आंकड़ा बढ़कर 15.68 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है। 81% कवरेज यानी लगभग 5 गुना वृद्धि। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% हर घर जल का दर्जा हासिल कर लिया है। 191 जिलों और 2.36 लाख गांवों ने 100% कवरेज हासिल कर ली है। नल का पानी अब 9.23 लाख यानी कि 89.62% स्कूलों और 9.66 लाख यानी कि 85.6% आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध है। 6 सालों में हमने 81% घर जो हैं रूरल एरिया के, सब में कनेक्शन दे चुके हैं। ये 81% का अगर नंबर देखा जाए तो 15 करोड़ 68 लाख घर हैं जिनमें कि जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन दिया गया है। और ये नंबर इतना बड़ा है जो कि दुनिया में अगर कहीं देखें तो इससे बड़ी उपलब्धि 6 साल के अंदर में किसी राष्ट्र ने अभी तक अर्जित नहीं की है। 112 आकांक्षी जिलों में नल के पानी का कवरेज 7.77% से बढ़कर 79.33% हो गया है। 583 वाइब्रेंट विलेज में से 581 गांव पूरी तरह से संतृप्त हैं। LWE प्रभावित जिलों में 77.7 लाख घरों में से 75.81% अब कवर हो गए हैं। PVTG गांव में 100% नल कनेक्शन में संतृप्त गांव की संख्या 18,529 में से 7,464 है। SBI रिसर्च से पता चला है कि मिशन ने लगभग 9 करोड़ महिलाओं को पानी लाने की बोझ से मुक्त कर दिया है। नल जल मित्र कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। जल संचय अभियान जो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें सोर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम कैसे करेंगे, कैच द रेन प्रोग्राम के तहत वर्षा का पानी हम कैसे संचय करेंगे, इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल क्रेमर के एक अध्ययन के अनुसार सुरक्षित पेयजल के साथ 100% घरेलू कवरेज प्राप्त करने से भारत में प्रतिवर्ष 1.36 लाख बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। WHO का अनुमान है कि हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध करने से सालाना 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को टाला जा सकता है और जल जनित बीमारियों से बचकर 8.3 लाख करोड़ की आर्थिक बचत हो सकती है। IIM बेंगलोर और ILO के एक अध्ययन ने 2.82 करोड़ व्यक्ति वर्ष के संभावित रोजगार सृजन का अनुमान लगाया है। जल जीवन मिशन का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। यकीनन ये जल क्रांति यूं ही जारी रहेगी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।